T20 वर्ल्ड कप इज राइट हेयर और T20 के बादशाह की तलाश हो चुकी है शुरू। दिस इज द स्पेशल प्रोग्राम ऑन समा टीवी जो कि आप देखेंगे ऑल द वे टिल द फाइनल एंड बियॉन्ड। फाइनल के एक दिन बाद तक हम कह सकते हैं कि हमारे इस T20 का बादशाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा। और सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि मैं आपको यहाँ पे सेट में इस वक्त अकेला नजर आ रहा हूँ बिकॉज माई को होस्ट सवेरा ऑस्ट्रेलिया, क्या बात है जी, रवाना हो रही हैं, होने वाली हैं तो थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए। और हमारे पास वहाँ से वो एक्सक्लूसिव फुटेज लाएंगी, बहुत मज़ेदार प्लान्स हैं और सारी चीज़ें रहेंगी। मैं हूँगा यहाँ स्टूडियो में, यस मी अदील अज़हर, आई विल बी हियर इन द स्टूडियो। मेरे साथ शाहिद खान आफरीदी होंगे, लाला होंगे, कुछ दिन स्टूडियो में होंगे, कुछ दिन हमारे साथ स्काइप पे होंगे। बहुत मज़ेदार बातें होनी हैं। इसके अलावा हमारी कोलैबोरेशंस भी हैं इंडियन टेलीविज़न चैनल्स के साथ। तो इंडिया पाकिस्तान वैसे तो सामने आ रहे हैं इस वीकेंड के मैच में, उसके बाद ज़ाहिर है आगे चल के दे कैन फेस ईच अदर इन द फाइनल, लेकिन दैट्स अ लॉन्ग शॉट राइट नाउ। तो ये रहेगा सिलसिला। बहरहाल जी, इस वक्त जो लाइनअप है फाइनल ग्रुप टेबल्स की वो इस वक्त चल रही है और इस वक्त जो सिलसिला है वो ये कि आज दो बड़े ज़बरदस्त मैच हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ जो है वो अपने आप को वर्ल्ड कप में बचाने में कामयाब हो गया है। एक मौके पे ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रहा था कि भैया ये तो वेस्ट इंडीज़ के हाथ से वर्ल्ड कप निकल गया, बिकॉज 2 दफ़ा की आलमी चैम्पियन टीम है। दे डिज़र्व टू प्ले इन द आज हमारे जब एक्सपर्ट्स भी आएंगे उनसे भी हम बात करेंगे बिकॉज ये कॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि क्या इस तरह की किसी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की ज़रूरत भी है या नहीं। लेकिन बहरहाल वेस्ट इंडीज़ ने अब से थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे को मैच में शिकस्त दी है और इनफैक्ट वेस्ट इंडीज़ ये मैच जो है इवेंचुअली अपनी बॉलिंग की बदौलत बासानी जीतने में कामयाब हुआ 31 रन से। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे और जवाब में उन्होंने जिम्बाब्वे की पूरी टीम को 122 रन पे आउट किया। सो नेट रन रेट का भी भला हो गया यहाँ पे। आज सुबह जो पहला मैच खेला गया, यानी हमारे मुताबिक दोपहर जो मैच खेला गया उसमें मुकाबला था स्कॉटलैंड और आयरलैंड का, और इस मैच में भी एक मौके पर यह लग रहा था कि स्कॉटलैंड ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा, बट अ ब्रिलियंट कमबैक बाय आयरलैंड। आयरलैंड का सबसे बड़ा टोटल T20 वर्ल्ड कप का उनके खिलाड़ी जो कि उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, जिनका नाम था कर्टिस कैम्फर, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। 72 रन बनाए उन्होंने और ये भी आयरलैंड की जानिब से सबसे बड़ा स्कोर है इन द T20 वर्ल्ड कप। 32 गेंदों पे 72 रन, 7 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल थे। सो आयरलैंड भी अपने आप को सरवाइव कराने में कामयाब हुआ है। सो इट्स ऑल मूविंग टू द फाइनल डेज। इस क्वालिफिकेशन का जो मरहला है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इस वक्त देखा तो जाए तो तमाम टीमें जो हैं इस वक्त तकरीबन एक्सेप्ट UAE परहैप्स इस वक्त इस रेस में हैं। स्पेशली इस ग्रुप में तो जो ग्रुप 2 है इसमें तो मामला काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मज़ेदार होते जा रहे हैं। थिंग्स आर बिल्डिंग अप फॉर द मेन राउंड एज वेल। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इतवार को होने वाला है मैच और जिसके लिए ज़ाहिर है एज आई सेड, इनफैक्ट वी सेड, कल हमने आपको बताया था कि हमने एक स्पेशल प्रोग्राम तरतीब किया है, एक इंडियन टेलीविज़न चैनल के साथ हमारी कोलैबोरेशन होगी, जिसका कब होगा क्या होगा की फॉलोइंग ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, उसका प्रोमो वगैरह सब चलना जो है अभी शुरू हो जाएगा। अभी क्या बात करते हैं, अभी हम ये बात करते हैं जनाब, आज जो है वो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको भी इस वक्त हम उनका तारुफ कराते हैं। हमारे प्रोग्राम में अंटिल रिसेंटली काफ़ी फ्रीक्वेंटली आया करते थे, बल्कि इस समर्स में मौका मिला था मैं और सवेरा व्हेन वी वर इन इस्लामाबाद, तो उनकी एकेडमी भी जाने का हमें मौका मिला। बड़ी ज़बरदस्त एकेडमी है, पाकिस्तान के बहुत नामवर मशहूर क्रिकेटर, इनफैक्ट रावलपिंडी में कहा जाए कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स वहाँ से निकले हैं उनकी कामयाबी में, उनके करियर के अर्ली स्टेजेस में सभी अज़हर साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो आज हमारे साथ काफ़ी अरसे बाद वैसे प्रोग्राम में मौजूद है, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, आपको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम और जितने व्यूज़ देख रहे हैं उन सबको जो है ना सलाम। बिल्कुल, अभी आपके पीछे वो नौजवान खेलते हुए नज़र आ रहे हैं एकेडमी में और बड़ा तफसीली जो है वो हमने दौरा किया था, बल्कि पूरा अपना स्पेशल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर हमने बनाया था। बहुत मज़ा आया था और नौजवानों को क्रिकेट खेलते हुए ये सब करते बहुत एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना कि एक लुत्फ़ सा आता है। और कोई कोच इस तरह का सभी साहब का जो कि बिल्कुल बचपन से खिलाड़ी को पकड़ते हैं और कितनों को उन्होंने पाकिस्तान टीम तक पहुँचाया है। बल्कि मेरे ख्याल है सभी साहब, वर्ल्ड कप पे तो मैं आता हूँ, पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ ज़रा पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से।
आप ज़ाहिर है नौजवानों के साथ बहुत काम करते हैं, तो जब ये लीग शुरू नहीं हुई थी तो बड़े लोगों के इस पे एतराज़ात थे, एप्रीहेंशंस थे, लोग कह रहे थे भाई क्या है, बिला ज़रूरत पैसे खर्च हो रहे हैं एंड ऑल। लेकिन रमीज़ राजा साहब ने लीग करवाई भी, इसको व्यूअरशिप भी मिल रही है, लोग इन नौजवानों के हवाले से बातें भी कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी क्रिकेट भी देखने को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका क्या कहना है बहैसियत कोच, अगर आपने क्रिकेट देखने का, आपका जूनियर लीग देखने का मौका मिला हो, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कैसी है और ओवरऑल इस आइडिया के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए अदील भाई, शायद पहले भी आपसे इस सिलसिले में मेरी बात हुई थी, मैंने और भी बहुत जगह ये बात की है। देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं इस आइडिया के इतना ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये जूनियर क्रिकेट इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इतना ज़्यादा अच्छा आइडिया होता, तो अभी दुनिया के और मुल्क भी इसको ये कर चुके होते जी। अभी अंडर 19 में जब से ये JPL का ये स्टार्ट लिया, जब से ये स्टार्ट होने वो जा रही थी, तो मैं ये देख रहा था कि जितने भी नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनका और कहीं पे फोकस ही नहीं था, कि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो JPL के ऊपर नज़र लगा के बैठे हुए थे। तो ये अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होने जा रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर प्लेयर्स को अभी इस जूनियर, अभी शॉर्टर वर्जन क्रिकेट के अंदर हमारे जो, क्योंकि प्लेयरों की अभी बेस बननी है, अभी अगर वो बेस ही इस तरह की बनेगी कि जाएं और जाके हिट्टे मारें, तो फिर आगे जो हमें जो लड़कों को जो हमने सप्लाई करनी है, जो नेशनल टीम में जाएंगे, जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी में जाएंगे, जो लॉन्गर वर्जन में जाएंगे, तो वो कौन किस किस्म के प्लेयर होंगे। तो जूनियर लेवल पे मेरा तो यही ख्याल है कि अभी लॉन्गर वर्जन क्रिकेट होनी चाहिए थी, अभी हमें इस तरह ये जूनियर लीग कराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए प्लेयरों का जो माइंड सेट है, प्लेयरों का जो एक इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा T20 क्रिकेट में चला गया है, क्योंकि लॉन्गर वर्जन क्रिकेट जो है वही प्लेयर को बनाती है, वही प्लेयर को निखारती है, और उसी में प्लेयर की क्वालिटी का पता चलता है जब वो ज़्यादा देर, मतलब 3 दिन अगर वो मैच खेलेगा या 4 दिन का मैच खेलेगा, वहाँ से खेल के परफॉर्म करके अपने आप को एक क्वालिटी प्लेयर बना के जब वो वनडे और T20 में आएगा, वो एक लॉन्ग लास्टिंग किस्म का प्लेयर होगा। आपने पाकिस्तान टीम में भी देखा, पर्सपेक्टिव बिल्कुल हमें इसमें पता चला। बिल्कुल, मैं बस चाह रहा था कि मुझे ना एक ज़रा फीलर मिल जाए आपकी तरफ से, तो आई हैव गॉट इट। और एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर जिन लोगों से हमने बात की है ज़ाहिर है वो अभी तक इस आइडिया के हवाले से कम इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ज़रा एप्रीहेंसिव ही थे, कुछ ज़रा डामाडोल से थे कि यार पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल रमीज़ राजा बड़े कॉन्फिडेंट थे इस आइडिया के हवाले से, और इससे पहले हमारी उनसे बड़ी तफसीली बात भी हुई थी। अब ज़रा T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करते हैं। अब जो भी कहें सभी साहब, ज़ाहिर है हमें पता है कि टेस्ट क्रिकेट तो असल क्रिकेट होती है और उसके बाद फिर वनडे, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि T20 जो है वो इस वक्त सबसे मकबूल तरीन फॉर्मेट है, क्रिकेट का यही फॉर्मेट है जो उसको ओलंपिक्स में भी लेकर जाएगा। और अगर आप यही सोचते हैं कि T20 शायद आज से 30-40 साल पहले शुरू हो चुका होता इंटरनेशनल, तो शायद क्रिकेट दुनिया में और मकबूल होती। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, क्या आज भी एक जैसे हमें एक्साइटमेंट हो रही है, या जो बच्चे पीछे खेल रहे होते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से, सभी साहब आपको भी वही एक्साइटमेंट होती है, वो जो एक बचपने वाली जो एक्साइटमेंट होती है इंडिया पाकिस्तान मैच की? देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच तो जब हम खुद खेलते थे या उस बचपन में क्रिकेट देखना स्टार्ट की है, तो जब मुझे अच्छी तरह याद है कि 77-78 में जब इंडिया की टीम बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान आई, तो उस वक्त बड़े बड़े जो पाकिस्तान ने फिर यहाँ पे टेस्ट मैचेस हुए, तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, T20 है, वनडे है, उसका एक अपना ही मज़ा है, एक अपना ही नशा है। सही। और मेरा ख्याल है कि जो भी अब ये मैच होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का हो, इससे पहले अभी एशिया कप हुआ, हमने देखा पब्लिक का इंटरेस्ट है, फिर पूरा पाकिस्तान, मतलब ये जो क्रिकेट है ये पूरे पाकिस्तान को फिर आपस में जोड़ती है। और अगर आप देखें जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट है, फिर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो किसी भी इवेंट का सबसे बड़ा मैच है। मेरा ख्याल है फाइनल का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को नहीं होता जितना ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिया पाकिस्तान किसी भी इवेंट में अपने आमने सामने हो। बिल्कुल सभी साहब, आप के एक शागिर्द मैं बोलूँ, आपने बताया भी था कि नवाज़ जो हैं वो ज़ाहिर है आपकी ज़ेर निगरानी जो है उन्होंने क्रिकेट खेली है अपनी नौजवानी में। सो इस पर नवाज़ अब पाकिस्तान टीम का परमानेंट हिस्सा भी बन गए हैं, और स्पेशली एज बॉलिंग तो अच्छी करते ही थे, लेकिन बैटिंग में भी जो है ना वो अपने जौहर दिखा रहे हैं। वो आपको हैरानी तो नहीं होती होगी उनको देख के कि यार ये जिस तरह की हिटिंग नवाज़ कर रहा है और जिस तरह एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान का जो
एक बड़ा वल्नरेबल सा मिडल ऑर्डर है, वहाँ पे आके प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी नंबर पे आप नवाज़ को खिला सकते हैं। नवाज़ की हालिया परफॉर्मेंस, उसकी हालिया फॉर्म के हवाले से आप क्या कहेंगे? अदील भाई, मैं काफ़ी अरसे से जो है ना ये बात कर रहा हूँ कि नवाज़ जो है ही इज़ एन बैटिंग ऑलराउंडर है। वो एज ए बैट्समैन ज़्यादा वैल्यूबल है। और मैंने काफ़ी मतलब है तकरीबन 6 महीने साल पहले भी हमेशा ये बात करता हूँ कि इस वक्त जो आने वाली क्रिकेट है इसको इस्टेब्लिश किया जाए। ये मोहम्मद हफीज़ की आइडियल रिप्लेसमेंट है जो पूरे ओवर करेगा और पूरी बैटिंग करेगा। फिर जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैन ऑफ द मैच हुआ, एशिया कप में मैच जिताया, उस वक्त से भी मैं यही कह रहा हूँ कि इसको नंबर 4 एक परमानेंट नंबर दे देना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है मिडिल ऑर्डर के अंदर, और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल ये बेस्ट इस वक्त प्लेयर है। एक तो लेफ़्ट हैंडर है, फिर इसको शॉट मतलब अच्छे खेलता है, नीचे खेलना पड़ेगा। अगर पहले बैटिंग आई है, कोई लंबा टोटल सेट करना है, उसके लिए भी इज़ एन आइडियल क्रिकेटर। तो अब ये मैनेजमेंट के ऊपर है, कप्तान के ऊपर है कि वो उसको कितना कॉन्फिडेंस देते हैं और कितना उसको परमानेंट एक नंबर देते हैं। वही उसके लिए अभी ज़रूरी है, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल प्लेयर बन सकता है इस कमिंग वर्ल्ड कप में। उसमें अदील भाई मैं एक और टेक्निकल बात आपको ज़रूर बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। क्यों? कि वो कट और पुल बहुत अच्छी मारता है, और वहाँ पे थोड़े से बाउंसी ट्रैक के ऊपर वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, और वाकई ऑस्ट्रेलिया में जो भी खिलाड़ी जो है वो इन लोकेशंस पे, ग्राउंड पे जो है वो खेल सकता है बेहतर, तो वो कामयाब रहता है। तो नंबर 4, वैसे मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था उनकी बैटिंग पोजीशन के हवाले से। इवन तो जैसे मैंने आपको बताया, नवाज़ में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसे किसी भी नंबर पे खिला सकते हैं, लेकिन आप ये बात कहते हैं कि जी नंबर 4 ये स्लॉट है जहाँ पे नवाज़ को होना चाहिए। जी दिल भाई, उसमें देखें ना, अब ओपनर तो हमारे चेंज नहीं होंगे, वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेटल हमारा पेयर है, अब उसको डिस्टर्ब तो आप कर नहीं सकते हैं। नंबर 3 का अभी भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है शान मसूद खेले या हैदर अली खेले, या फिर फ़खर ज़मान जो है वो भी टीम में आ गया है, वो खेले। तो मेरा ख्याल है कि अभी इनको पहले मैच में शान मसूद के साथ जाना चाहिए, क्योंकि फ़खर ज़मान अभी इंजरी से वापस आया है, इतना ज़्यादा उसके पास मैच प्रैक्टिस उसकी नहीं है। तो अभी शान मसूद को खिलाना चाहिए, क्योंकि देखिए शान मसूद एक प्रॉपर ओपनर है और वो भी कट और पुल बहुत अच्छा खेलता है। और पहले तीनों नंबरों पे आपके पास अगर ओपनर बैट्समैन हो, नंबर 4 पे जो है ना वो नवाज़ आ जाए, नंबर 5 पे फिर हैदर अली अच्छा खेल रहा है। हैदर अली भी आपको पता है पुल शॉट, कट शॉट, ये अच्छी शॉटें वो खेलता है। इफ्तिखार है, उसके बाद आसिफ अली नंबर जो है ना 6-7 पे आ सकता है, शादाब आ सकता है, शादाब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपकी ये फिर अच्छी एक बैलेंस जो है ना नज़र आती है बैटिंग लाइनअप। सभी साहब, हैदर भी आप ही के रीजन के प्लेयर हैं, आप ही के एरिया के प्लेयर हैं, और आप अगर मुझे याद सही पड़ रहा है तो आप भी कोचिंग कर चुके हैं हैदर की। अगर मुझे याद दिलाएगा, बिल्कुल कुछ शायद बात हुई थी इस हवाले से। हैदर अली आई थिंक पिंडी से ही खेले शायद। दिल भाई ये भी अंडर 16 से जी, अंडर 16 से ये हमारे पास ही है। अंडर 16 में आया था, फिर अंडर 19 खेला, फिर अंडर 19 में मैंने बहुत जोर लगाया। उसमें बासित अली चीफ सेलेक्टर थे, वो मेरी बात मानते ही नहीं थे। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसको खिलाएं। और फिर वो जो है ना पाकिस्तान अंडर 19 भी खेला, उसने सेंचुरी भी साउथ अफ्रीका में जाके की। तो फिर तो मैं बिल्कुल सही बंदे से मैं बिल्कुल सही बंदे से फिर ये सवाल पूछ रहा हूँ। हमें हैदर के टैलेंट का पता है, वो PSL में जब अपने PSL के कलर्स में होता है तो वो एक अलग, हमें एक अलग खिलाड़ी नज़र आ रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जब हमें नज़र आते हैं तो हैदर हमें बड़ा टेंटेटिव नज़र आता है, वो कन्फ्यूजन का एक शिकार नज़र आ रहा है। आपने क्या प्रॉब्लम डायग्नोस की है? इतना टैलेंटेड बच्चा जब वो पाकिस्तान टीम के कलर्स में आ रहा है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, क्या मसला होगा हैदर के साथ? देखें अदील भाई, आपको भी क्रिकेट माशाल्लाह इतनी आप फॉलो करते हैं और क्रिकेट इतनी देखते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल। आप मेंटली 80% जो है ना आपकी मेंटल स्टेट है, आप किस मेंटल स्टेट में हैं, आप कितना मेंटली मोटिवेटेड हैं और कितना मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब ये कॉन्फिडेंस जो होता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो शैटर है। उसको अभी तक अगर आप देखें, अभी कोई उसका परमानेंट नंबर नहीं है। कभी नंबर 6 पे भी खेला है, 5 पे भी खेला है, नंबर ओपनर भी गया है, पहला इंटरनेशनल मैच एज ए ओपनर खेला है, फिर वो नीचे गया है।
देखिए उसको या तो बता दिया जाए कभी नंबर 4 या नंबर 5 इज़ योर परमानेंट नंबर, अब इसी पे तुम्हें इस्टेब्लिश करना है। तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलने की बात है, उसको थोड़ा सा जो भी मतलब है टीम मैनेजमेंट साथ है, कप्तान है, कोचेज़ हैं, वो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दें और वो पाकिस्तान का आने वाला स्टार बन सकता है। हाँ बिल्कुल जी, अभी हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो पहला वार्म अप गेम था उसमें कुछ ओपनिंग उनसे करवाए गए और ज़रा थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका मिला हैदर को, तो हैदर के शॉट्स बड़े अच्छे हैं। और जो आपने एक पहचान बताई, हैदर के पास भी पुल और कट बहुत अच्छा है सबी साहब, वो भी इन पोजीशंस पे बहुत अच्छा खेलता है शॉट। नहीं बिल्कुल अदील भाई, देखें वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब नहीं ये देखना चाहिए कि मतलब नाम पे नहीं जाना चाहिए, आपको प्लेयर की एबिलिटी को देखना है और कंडीशंस को देखना है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में क्या इफ्तिखार सूट करेगा, क्या हमें हैदर अली सूट करेगा या आसिफ अली सूट करेगा। देखिए आसिफ अली एक गैम्बल है, वो उसके हमें 3-4 छिक्के चाहिए होते हैं जब वो फिनिशिंग पे जाता है। वो वाला काम हम जो है वो शादाब से ले सकते हैं नंबर 7 पे, नंबर 6, 7 पे या 8 पे, तो उस पर वो कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हैदर को इस्टेब्लिश करना चाहिए, हैदर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उसको मतलब एक फ्री हैंड देना चाहिए। जो सबसे जो पिछले जो प्रॉब्लम आ रही है मिडिल ऑर्डर की अदील भाई, जो मैं एज ए कोच थोड़ी बहुत क्रिकेट को समझता हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा अपने शेल में गई हुई है। मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में अगर मैं कोच हूँ तो मैं मिडिल ऑर्डर को फ्री हैंड दे दूँ कि यार जाओ अपने जाके अपनी गेम खेलो, अपने शॉट्स खेलो, कोई बॉक डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शायद उससे इनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाएगी। सही, आसिफ अली से आप मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी देखिए वो उनका एक सर्टन रोल है, वो चल गए तो चल गए, वरना वो तो कोई 8-10 बॉलें 12-15 बॉलें खेल कर आ जाते हैं, उस पर कुछ होता भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से आसिफ अली के करियर के लिए टूर्नामेंट, बल्कि इब्तदाई मैचेस इस टूर्नामेंट के सभी साहब बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज वो जो कुछ एशिया कप में एक परफॉर्मेंस आ गई, वर्ल्ड T20 में कुछ 2-3 परफॉर्मेंसेज आ गई थी, वो भी क्या परफॉर्मेंस के आखिर में छक्के मार के, ठीक है जी कॉम ने अपोलोजाइज़ कर लिया उनसे, लेकिन उसके अलावा तो कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नज़र नहीं आई अब तक। एक 50 भी इन्होंने मेरे ख्याल से अपने नाम नहीं किया, 50 T20 खेल चुके हैं वो। देखें अदील भाई, आप भी पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा समझते हैं, मेरे भी कोई 40 साल हो गए हैं खेलने के और कोचिंग के मिला के। तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ कोई आप कह नहीं सकते हैं कि ये उसके लिए शायद आखिरी टूर होगा या आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है अगर उसने परफॉर्म ना किया तो। हमारे तो यहाँ पे आपको पता है कि किस तरह कमबैक हो जाता है, किस तरह टीम में आ जाता है, तो ये आप कुछ इसके ऊपर कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता। ठीक है, टीम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, वो बाहर हो जाते हैं, बगैर खेले ही प्लेयर वापस भी आ जाते हैं, तो ये हमारे तो यहाँ पे ये चलता रहता है। हाँ बिल्कुल, आई थिंक यू गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट। अब ये पाकिस्तान टीम के हवाले से तुमने बात की, इंडिया के खिलाफ मैच है, ज़ाहिर है पहला मैच ही अमूमन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हमारे इंडिया से करवा दिया जाता है आजकल, कि दोनों टीमों के लिए ज़रा फारिग हो जाएं इस मैच से ताकि टूर्नामेंट पे फोकस कर सकें। ज़ाहिर है इंडिया से मैच खुदा ना खास्ता हम हार भी जाते हैं अगर ये मैच होता है, बिकॉज बड़ा बारिश का चांस है ज़ाहिर है उस दिन, और कहते यही हैं कि जब तो 80-90% चांस हो गया दिन में किसी टाइम पर बारिश ज़ोरदार होनी है, अल्लाह करे मैच से थोड़ा अर्सा पहले हो जाए। लेकिन क्या लगता है सभी साहब, इंडिया के साथ अब वो जो एक इंडिया वाला प्रेशर तो हमने काफ़ी हद तक अपना रिलीज़ कर दिया है, वो जो इंडिया से मैच से पहले ऐसा लगता था मेंटली हारे हुए उतर रहे हैं, इस टीम को ये क्रेडिट देना पड़ेगा। बल्कि सरफराज ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त दी थी इंडिया को, उसके बाद से वो जो एक प्रेशर था हमारे ऊपर, एक ब्लॉक हुआ था दिमाग में इंडिया के खिलाफ, वो तो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। बिल्कुल, देखें एक जो है ना एक काफ़ी अरसे से ये चल रहा था जी कि वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो पाकिस्तान नहीं जीता, तो वो पाकिस्तान ने चीज़ जो है ना वो दुबई में 2-3 दफ़ा अब इंडिया को साथ अच्छा मैच खेला और पाकिस्तान जीता है। वो तो ब्लॉक जो है ना मेंटल ब्लॉक अब ख़त्म हो गया हुआ है। लेकिन देखें ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसमें मतलब एज ए एक्सपर्ट कह लें या एज ए कोच कह लें, आप मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैन टू मैन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि जी के उनका के राहुल ओपनर है या उनका जो है ना जो है वो शर्मा ओपन है, तो अगर उस तरह बात करें तो क्या पता इंडिया थोड़ा सा एज ऊपर हो। लेकिन ये जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का, ये नर्व्स का मैच है। जो उस वक्त प्रेशर ले जाएगा या जो टीम प्रेशर बिल्ड कर जाएगी वही उस दिन की वो विनर होगी।
तो वो पाकिस्तान पिछले 2-3 मैचेस से बहुत अच्छा प्रेशर बिल्ड कर रहा है और इंडिया पे इज़ ऑलवेज प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हालांकि पहला मैच भी देख रहे थे जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया था, उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है या कुछ है, लेकिन आपने देखा पहले ही शाहीन शाह ने आते जब ऊपर से आउट किए हैं, प्रेशर आया है, तो वो फिर संभल ही नहीं सके हैं। फिर पाकिस्तान ने जाते ही जैसे उस दिन डिफरेंट बैटिंग की है, बाबर ने भी और जो है ना रिजवान ने भी, वो बिल्कुल चढ़ के आए हैं और पूरा अपना जो है ना खुल के खेले हैं, तो पाकिस्तान 10 विकेटों से मैच जीत गया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा अपर हैंड पे है। अगर पाकिस्तान इसी तरह कॉन्फिडेंस से खेले और जिस तरह की बाबर आजम की मुझे बॉडी लैंग्वेज लग रही है, जो भी मैं क्लिप्स वगैरह देखता हूँ, तो वो काफ़ी अब मुझे मैच्योर लग रहा है और काफ़ी जो है ना उसको क्रिकेट की अब समझ है, कप्तानी की भी, तो बड़ा अच्छा चीज़ों को हैंडल कर रहा है। ग्रेट सबी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। आप जी जाइए, बच्चों की कोचिंग एक बार फिर से रिज्यूम कीजिए और इंशाल्लाह आपके साथ हम आगे भी राब्ते में रहेंगे हमेशा की तरह। बड़ी अच्छी बातचीत रहती है। सबी साहब एक कोच के पर्सपेक्टिव हमेशा में बड़ा अच्छा देते हैं, कोचिंग पर्सपेक्टिव से, और ज़ाहिर है इनका इस वक्त बात करना ज़रूरी थी कि शादाब, नवाज़, हैदर ये वो हैं कि जो कि इनकी कोचिंग में खेले हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम में। डेफिनेटली जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम खेलेगी इसमें 3 प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होंगे इनकी एकेडमी के, ज़बरदस्त। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज़ बीइंग प्लेड ऑन द फील्ड, बहुत बड़ी गेम चल रही होती है ऑफ द फील्ड भी। स्पेशली पिछले चंद सालों से इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्रिकेट को एक हथियार के तौर से इस्तेमाल किया है। जब टूर्स प्रोग्राम, फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम आता है आईसीसी का, इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ उसमें फ़ीचर नहीं कर रही होती, इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आता, साफ साफ मना कर देता है। पाकिस्तान की जानिब से जो भी मेजर्स होते हैं वो जनरली रिटेलिएटरी होते हैं। अभी आप जानते हैं कल एक बार फिर से इंडिया ने एक नया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया जब उनके ओहदेदार, आला ओहदेदार जय शाह, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के राइट हैंड मैन अमित शाह के साहबजादे भी हैं, उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर आके ये ऐलान कर दिया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान एशिया कप 2023 में खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी, पीसीबी की तरफ से भी थोड़ी देर बाद ही, कुछ घंटों बाद एक काफ़ी सख्त किस्म का बयान भी आया है। क्रिकेट में कोल्ड वॉर ये चलती है इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन इस वक्त ये कोल्ड वॉर नहीं रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मारूफ तज्ज़िया निगार हमारे प्रोग्राम में बड़े रेगुलर हमारे एक्सपर्ट की हैसियत से शिरकत करते हैं, हम बहुत सीखते हैं उनसे जब भी वो कुछ लिखते हैं, उनके हर ट्वीट को हम फॉलो करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अदील, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब खैरियत है। उम्मीद है कि क्रिकेट के फ्रंट पे भी खैरियत रहेगी। मैं तो सोच रहा था, जब मुझे बताया कि भट्टी साहब होंगे तो मैंने तो कहा भट्टी साहब तो मेलबर्न में बैठे हुए होंगे, वो इस टाइम पे आ जाएंगे, तो मुझे पता चला नहीं जी भट्टी साहब अभी कराची में ही हैं। आपके दोस्त तो काफ़ी सारे पहुंच गए हैं अभी वैसे ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए सवेरा को भेजा है, लिहाजा एक वक्त में 2 लोग नहीं जा सकते। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। सो ऐसा करते हैं कि भट्टी साहब एक हम छोटा सा एक पैकेज देख लेते हैं, ऐसा करते हैं, फिर मैं चाह रहा हूँ कि आपसे अनइंटरप्टेड ज़रा टॉक होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का ये क्रिकेट का जो एक कज़िया चल रहा है, तो उसमें रमीज़ राजा का एक छोटा सा क्लिप आया था। ये 17 नवंबर 2021 पिछले साल उन्होंने कहा था कि जी इंडिया ही सब कुछ थोड़ी है, हम भी हैं और ये हैं। सर, हम क्या इस जंग में इंडिया को हेड्स ऑन ले सकते हैं? पीसीबी का एक जवाबी बयानिया भी आया है, उससे मुतमईन हैं आप क्या भट्टी साहब? देखें अदील, कभी ना कभी तो ये चीज़ होना थी जी। और बिल्कुल आपने जब सवाल पूछा तो उससे पहले जब मैंने रमीज़ राजा का ये क्लिप सुना तो मेरा यही नुक्ता था कि मैं यहीं से आगाज़ करूँगा। देखें, हर चीज़ इंडिया नहीं है। इस वक्त आप बैठे हुए स्टूडियोज़ में, अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो अदील अजहर को कौन दिखाएगा स्क्रीन पे? इसी तरह अगर इंडिया खुद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इतवार को उतर जाए और पाकिस्तान की टीम कहे जी हम तो नहीं मैच खेलने जा रहे, तो सिर्फ इंडिया को देखने के लिए तो लोग नहीं आ रहे ना, लोग तो पाकिस्तान को भी देखने आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट कम है, सियासत ज्यादा है। रमीज राजा ने पिछले कोई 7-8 महीने में पहले वो जो न्यूजीलैंड का इंसिडेंट हुआ उस वक्त जितना एक हार्ड स्टांस दिया, तो मेरे ख्याल में इसी तरह का स्टांस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड क्रिकेट को चलाता है। हम जो अज़राए मजाक कहते हैं कि
ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि सियासत को साइड पे रख दें। अगर आप नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से, तो 13 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी तक तो रमीज राजा ने बहुत अच्छी बातें की हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जल्दबाजी में अपना रद्द अमल नहीं दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो एक चीज नजर आती है, थोड़ा अपनी यादों को ताज़ा करते हुए, 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो। 2011 में जो वर्ल्ड कप होना था 50 ओवर्स का, जी जी, वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने होस्ट करना था। तो पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, तो पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले ली। एजाज बट उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने आईसीसी को लीगल नोटिस भेजा कि आप किस तरह पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले सकते हैं। फाइनली ये हुआ कि पाकिस्तान में मैचेस नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पूरे पैसे मिले और पाकिस्तान को जो मेजबान की हैसियत से जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल सकती थी आईसीसी की तरफ से, वो मिली। तो मेरा ख्याल में यहाँ पर पीसीबी इस महाज पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन एजाज बट के 2011 के स्टांस को सामने रखते हुए लीगल ऑप्शन को भी लेके चले कि ठीक है, अगर सितंबर में इंडिया नहीं आता एशिया कप खेलने, तो हम भी नवंबर में नहीं जाएंगे। और रमीज राजा अभी तक जो बात कर रहे हैं कि अगले महीने जो मेलबर्न में आईसीसी बोर्ड मीटिंग होनी है, उसमें ये मामला उठाएंगे। देखिए, इंडिया अपनी टर्म पे तो वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर सकता ना। राइट। हम भी एक बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्री हैं, हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, हमने लातादाद बड़ी टीमों को उनके मुल्क में जाके हराया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए। और जय शाह जो हैं, उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। देखें, इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें सीने से लगाकर कार्ड को खेला जाता है, बल्कि मैंने इस पर कल ट्वीट भी किया, और आखिरी वक्त पे शो किया जाता है। एक साल पहले ये शोशा छोड़ना कि हम सितंबर में पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर तो ये क्रिकेट नहीं है, ये तो क्रिकेट से हटकर कोई चीज़ है। बिल्कुल भट्टी साहब, जब से ज़ाहिर है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है इंडिया में, उस वक्त से यही सिलसिला चल रहा है। जब कांग्रेस हुआ करती थी, हमने देखा था कि कुछ मुश्किल हालात में भी क्रिकेट हुई है। पाकिस्तान एक दहाई पहले तक जो है वो खेलता रहा है इंडिया में क्रिकेट, लेकिन ज़ाहिर है इनका एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल प्लॉय है। इंडियन मीडिया इस पर बात भी नहीं करता। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में भी बहुत सारे उनके बड़े क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जो कि अपनी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त जो एक सरकारी नैरेटिव है उससे हट के कोई अपना ओपिनियन इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया पे लेकर आना, तो वो मौत को दावत देना होता है। बिकॉज वहाँ तो आपको पता है कि जिस लेवल की फिर सख्तियाँ और जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर्षा भोगले का आपको याद होगा कि उनको तो कमेंट्री पैनल से ही अलग कर दिया था कि उन्होंने जो है वो कुछ बातों के ऊपर अपनी टीम को कुछ क्रिटिसाइज़ कर दिया था। लेकिन भट्टी साहब, जो बात आती है वो यही आती है कि सही है, रमीज़ राजा अगले महीने जो जब ये आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होनी है, वहाँ पे ये मैटर लेकर जाएंगे। इंडिया ज़ाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहाँ से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ और बोलेगा कि नहीं, पीसीबी हैज़ गॉट अ पॉइंट। दिल से तो शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हों, लेकिन इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है ये? अच्छा, मैं अदील आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं जो पहली आपने बात की ना, थोड़ी उस तरफ जाता हूँ जी। अभी जब एशिया कप के दौरान मैं दुबई में था, तो एक इंडियन चैनल मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, और हमने एज ए पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के बारे में जो हमारे जहन में था हमने बयान कर दिया। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग रखवाई। उन्होंने कहा, भाई हमारी नौकरी भी जाएगी और ये आपका पोर्शन जो है वो ऑनर करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा ब्रायक्रम आप मोदी साहब और बीजेपी के बारे में कोई बात ना करें इस इंटरव्यू में। एक तो ये पॉइंट मैंने कहा चलें, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। कुछ बड़े रीजनेबल लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल इसमें कोई शक थोड़ी है जी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अपना केस तो तनहा लड़ना है जी। इंडिया कहता है कि जी आईसीसी के जो स्पॉन्सर्स हैं 80% इंडियंस हैं। अगर इंडियन टीम
विड्रॉ कर जाए तो हमारे सारे स्पॉन्सर्स विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन इसमें मेरा ख्याल में एक ही ऑप्शन है, वो है लीगल ऑप्शन, जो मुझे समझ में आ रही है जितना मैंने क्रिकेट को फॉलो किया है। लेकिन एक और चीज को भी पीसीबी को जहन में रखना होगा कि हमारी जो क्रिकेट है, और आजकल जिस तरह ये जूनियर लीग हो रही है, ये हम करवा रहे हैं, ये ज्यादातर हम अपने फंड तो हम जनरेट करते हैं, पीसीबी अपने जराए से भी फंड जनरेट करता है, लेकिन मोस्टली जो पीसीबी की आमदनी है वो आईसीसी से जो सालाना शेयर मिलता है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स का, और आईसीसी के जो स्पॉन्सर्स का जो शेयर है वो पीसीबी को मिलता है, उससे पीसीबी के मामला चलते हैं। ये चीज जहन में रखना होगी कि अगर हम बॉयकॉट कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो उस शेयर से तो महरूम हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हमारी क्रिकेट उसके बगैर चल सकेगी? लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसको लीगल ऑप्शन के तौर पर देखें तो मेरे ख्याल में लीगल नोटिस भेजना चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को। तो रमीज राजा ने आज खत लिख दिया, इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली। देखें, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। कभी 50 ओवर का टूर्नामेंट कराते हैं, कभी 20 ओवर का टूर्नामेंट कराते हैं, कभी 4-4 साल टूर्नामेंट करवाते ही नहीं है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल मैटर नहीं करता, लेकिन इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को क्या पैगाम दे रहा है? आप देखें, न्यूजीलैंड की टीम जब सितंबर में वापस गई, उसके बाद रमीज राजा और पीसीबी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो स्टांस था, उसके बाद पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 महीने पाकिस्तान में रहकर गई, उसके बाद इंग्लैंड की टीम 7 T20 खेल कर गई, फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड फिर 1 दिसंबर को पहला टेस्ट मैच है पिंडी में, टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इंडिया किस तरह मना कर सकता है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा? देखिए, माजी में 2 वाकयात मैं आपके साथ शेयर करूं। 87 में जब जनरल ज़ियाउल हक साहब उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, वो जयपुर गए थे पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने के लिए, तो उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। जी, तो उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी। 2004 में जब पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटिंग टाइज रिवाइव हुई, पहले इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, फिर हमने 2005 में टूर किया। मुझे याद है परवेज मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह साहब फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में मौजूद थे, और क्या सीन था कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट ग्राउंड में जा रहे हैं। उस वक्त भी बीजेपी सरकार थी, लेकिन अब जो मेरा ख्याल शायद नहीं, मनमोहन सिंह कांग्रेस के थे, उसके बाद अटल बिहारी आए थे। लेकिन अटल बिहारी के दौर में भी, लेकिन नहीं भट्टी साहब, अटल बिहारी के दौर 2005 या 2004 से 8 तक अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे। उस दौरान तो इतनी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान होने लगी थी कि वो लज्जत ही खत्म हो गई थी उस क्रिकेट की। बिल्कुल, देखें, बीजेपी के दौर में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटिंग रवाबित बहुत बार बहाल हुए हैं, और कहा जाता है कि क्रिकेट दोनों मुल्कों के दरमियान जो सियासी मामलात हैं उसमें ब्रिज का रोल प्ले करती रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब 13 साल से जो हमने हालात देखें, इसमें फिर वंस फॉर ऑल पीसीबी को फॉरेन ऑफिस के साथ बैठना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में इसमें तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लाइक इमरान खान, चूंकि वो बड़े कप्तान रहे हैं, क्रिकेटर भी हैं, तो उनके साथ भी मुशावरत करने में कोई मुज़ायका नहीं है। एक पीसीबी एक इत्तफाक राय तो पैदा करे कि अगर हम इंडिया के साथ हर सतह पर क्रिकेटिंग टाइज खत्म कर देते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये चीज जरूर ज़हन में रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो भट्टी साहब, अब ज़रा अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ हमने हमारे टीम ने जो है वो आवाम का भी ओपिनियन लिया है, काफ़ी हद तक हमें अंदाज़ा है आवाम इस बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन चलें ज़रा ये भी सुन लेते हैं कि कुछ लोग हमारे जो शायकीन हैं क्रिकेट के, वो इंडिया के इस फैसले के हवाले से क्या कहते हैं। इंडिया अगर ये समझता है कि वो ना और वर्ल्ड वाइड उसकी बेइज्जती हो जाएगी पाकिस्तान की, तो ये उनकी भूल है, ठीक है ना। लिहाजा वो जो होश के नाखून ले। अगर सामने वाला पत्थर मार रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी पत्थर ही मारे, कि हम तो हमेशा जो है ना वो लव की तरफ जाते हैं।
हम बोलते हैं कि हम जो है ना हेट स्पीच नहीं देंगे। अगर वो नहीं आना चाहते तो कोई इशू नहीं, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इंशाल्लाह जो है वो अच्छी बात ही रहेगी कि पाकिस्तान हर जगह जाएगा भी और अपना नाम बनाएगा भी इंशाल्लाह। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए क्रिकेट के हवाले से। हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर सामने से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम रिस्पेक्ट देना छोड़ देंगे। पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आईसीसी जो है वो आपको सबको पता है कि वो आईसीसी इंडिया के जो है वो ज़्यादा जो है अपना फेवर के अंदर वो होती है। अगर पाकिस्तान ने जाने से इनकार करा तो उल्टा पाकिस्तान के ऊपर प्लेंटी आ जाएगी, इंडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई प्लेंटी नहीं आएगी अगर वो यहाँ पे आने तक का मना करेगी। लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान कर देगा कि इंडिया नहीं जा रहा तो आईसीसी उसके ऊपर मजीद पाबंदियाँ लगा देगी, जो है वो अपना आपके ऊपर ये पाबंदी है, आपके ऊपर ये जुर्माना है। पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। जब इतनी बड़ी इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे आई, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज़ आई, तमाम टीम्स आई, तमाम टीम्स ने आके यहाँ पे खेला और कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंडिया को भी आना चाहिए। अगर हम नहीं खेलते इंडिया के अंदर जाके तो हो सकता है हमें उन गेम्स के पॉइंट्स ना मिले। ये लॉस तो बिल्कुल बेयर करना पड़ेगा अगर अपने आप को मनवाना है। मैं समझता हूँ कि इंडिया वालों की बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि पाकिस्तान तो चारों तरफ से देखे तो हर तरफ से पहल ही करता है ना। पब्लिक को एंटरटेनमेंट इसी चीज़ से मिलता है। अब इसमें भी ये लोग यूँ करेंगे कि हम नहीं जा रहे, वो नहीं आ रहे, तो बात मज़ेदार नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल जाए, अपना किरदार अहम किरदार अदा करे वहाँ जाके। मैं तो समझता हूँ उनको होम ग्राउंड पर जाके उनको शिकस्त दे, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। चले, मेरे ख्याल से आई थिंक अवाम तो जनरली भी नहीं हो कि लोगों का क्या रिस्पांस आएगा। क्रिकेट के मामले में वैसे ही लोग जो है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। लेकिन बड़ी साहब एक बात तो चले माननी पड़ेगी, और वो ये कि अब लाइक इंडिया पाकिस्तान मैच, अल्लाह करे बारिश थोड़ा सा मौका दे दे कि वो मैच कंप्लीट हो जाए। एक इंडिया की एक साइकोलॉजिकल बढ़तरी, देखिए बहुत सारी चीज़ों में हमसे वो निकल गए हैं आगे, मानने वाली बात है। इकोनॉमी की बात करें और बहुत सारी चीज़ों की बात करें, क्रिकेट में भी हमने ये देखा कि एक ऐसा फेज़ आया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद और कुछ पाकिस्तान को इंडिया को हराना ज़रा सा मुश्किल हो रहा था। स्पेशली वर्ल्ड इवेंट्स तो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन अब आपको लगता है कि इन दोनों टीमों के दरमियान जो एक जो मैं बल्कि थोड़ी देर पहले सभी साहब से भी यही बात कर रहा था, आपका ही पर्सपेक्टिव लूँगा कि इंडियंस वुड बी गिविंग पाकिस्तान रिस्पेक्ट एज एन ओपोनेंट नाउ, एक हरीफ की हैसियत से। अब उनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये वो पाकिस्तान की टीम नहीं है जो डिफेंसिव माइंडसेट या किसी और के साथ खेल रही थी, ये बड़ी फाइटिंग टीम है जो कि आखिर तक फाइट कर रही है। सो वो एक मेंटल बैरियर आपको लगता है कि पाकिस्तान का भी ख़त्म हो गया और इंडिया भी मान रहा होगा कि नहीं यार ये टीम इतनी आसान नहीं है जितना हम पहले लिया करते थे। देखें अदील, हम लोग इंडिया पे आज जो डोमिनेट करके बात करने की कोशिश करते हैं उसकी वजह यही है कि हमने अक्टूबर में 10 विकेट से दुबई में इंडिया को हराया, अभी रिसेंटली एशिया कप में हराया। बल्कि मैं एक और वाक़या आपसे शेयर करूं कि कुछ महीने पहले मेरा मस्कत जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर वो लेजेंड्स टूर्नामेंट जो फॉर्मर प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियन सहाफ़ी आए हुए थे। तो इंडियन जर्नलिस्टों का ख्याल था कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत इजाज़त दे दे और बीसीसीआई को भी कोई एतराज़ ना हो, तो आज अगर आईपीएल में शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, अब मेरा ख्याल उस फहरिस्त में मोहम्मद रिजवान भी शामिल हो गए, अगर इनको ऑक्शन में डाला जाए तो दुनिया कोई भी जो आईपीएल की फ्रेंचाइज है इन तीनों प्लेयर्स को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होगी, अंडरहैंड पैसे भी इनको दे देगी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे प्लेयर्स और हमारी टीम इस वक्त इस पोजीशन में है कि हम दुनिया से कह सकते हैं कि जी अगर हम नहीं जाएंगे तो आपका मेला खराब होगा। और देखें ये 2 वे ट्रैफिक है। अगर इंडिया समझता है कि 1 वे ट्रैफिक से संडे को मेलबर्न में मैच खेलेगा और पाकिस्तान की टीम होटल से ग्राउंड नहीं जाती, तो फिर ये जो करोड़ों लोग जो टेलीविजन पर इंतजार कर रहे हैं वो तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों टीमें आमने सामने आए। अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ मेरी वजह से ये पूरा मेला सज रहा है, तो मेरा ख्याल में इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा इंडिया को चाहिए कि पॉलिटिक्स को अलग रखें, क्रिकेट को एटलीस्ट चले वो हमसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, 13 साल से हमारी क्रिकेट पहले से ज्यादा ग्रो कर गई है, लेकिन एटलीस्ट जो आईसीसी इवेंट्स हैं या एसीसी इवेंट्स हैं उनमें तो पार्टिसिपेट करें, उसमें क्या मुज़ायका। एब्सोल्युटली। भट्टी साहब बस आखिरी बात जाते जाते, जाहिर है हमारा दिल तो हमेशा यही चाहेगा कि पाकिस्तान ही मैच जीते। ऑस्ट्रेलिया में हमने इंडिया को जो है वो वर्ल्ड इवेंट में, ज़ाहिर एक बार ट्रायंगुलर सीरीज़ में तो हमने उनको हराया था, लेकिन वर्ल्ड इवेंट में इंडिया को नहीं हरा पा रहे हैं, वो एक है मसला। लेकिन उम्मीद है इस बार, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इंशाल्लाह संडे को पाकिस्तान जीतता हुआ नज़र आ रहा है।
देखें, अभी तक तो जो वेदर फोरकास्ट है वो तो बता रही है कि मैच पॉसिबल नहीं है, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला का निज़ाम है, हो सकता है कि ये फोरकास्ट गलत हो जाए और मैच हो जाए। मुझे लग रहा है कि इस टीम ने जिस तरह दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को इंक्लूडिंग इंडिया को जो 10 विकेट से मार पड़ी है T20 वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल में विराट कोहली और इंडियन टीम मुद्दतों नहीं भूलेंगे। हार जीत तो खेल में होती है, लेकिन 10 विकेट से हारना, तो मुझे लग रहा है कि ये यंग टीम है, इसमें जो मेरे ख्याल स्पार्क इतना ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान जो है वो एक और मार्का सर करेगा। और मेलबर्न में हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, वो तो खैर पुरानी बात होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान इंडिया को हराने में कामयाब हो जाएगा। इंडीड, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, थैंक यू एज ऑलवेज, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। इंशाल्लाह आपके साथ हम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे आगे भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी, और बाकी आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन से हम सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच साहब। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस T20 का बादशाह। और अब सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है दैट यस, जैसे जैसे मैचेस करीब इंडिया पाकिस्तान का करीब आ रहा है, ये डिस्कशन भी हम अपना बढ़ाते रहेंगे। हमारा ये सिलसिला रोज़ाना जारी रहेगा और हमारी कोशिश होगी कल से सवेरा हमें ज्वाइन, कल से या परसों से बहरहाल करेंगी ऑस्ट्रेलिया से। तो वो भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, जैसे वो कल बता रही थी, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो इट्स गोना बी फन। लाला भी हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम इसी तरह जारी रखेंगे ऑल द वे टिल द एंड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल शाम एक बार फिर होगी T20 का बादशाह में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।